बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल। 9th क्लास चैप्टर नंबर 12। आज हम इस चैप्टर के अंदर थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और थ्योरम्स में हमारे पास सबसे पहले जो है वो चैप्टर 12 का फर्स्ट थ्योरम है। जैसा कि थ्योरम हमेशा किसी स्टेटमेंट पे कंसिस्ट करता है और उस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमने इस थ्योरम के अंदर क्या चीज हमें गिवन है और क्या हम लोगों ने उसमें प्रूव करना है। इस थ्योरम नंबर 12.1 का स्टेटमेंट हमारे सामने है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, जो कि राइट बाइसेक्टर पर हो, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो हो, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पे होगा। अब इस थ्योरम को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ इसके अंदर जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है लाइन सेगमेंट। तो हम लोग डिस्कस कर लें ताकि हमें क्लियर हो लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन में हम दो चार बातें कह सकते हैं। एनी जॉइंट, एनी स्ट्रेट जॉइंट ऑफ टू पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये दो पॉइंट्स हैं, इनका स्ट्रेट जॉइंट जो होगा उसको लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। एनी स्ट्रेट जॉइंट ऑफ टू पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये कोई दो पॉइंट थे ए और बी, इसको हमने स्ट्रेटली जोड़ लिया तो ये जो है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गया। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई लाइन एल है तो हम इस लाइन का कोई भी पार्ट ले लें। सपोज कर लें हमने ए से बी तक का पार्ट ले लिया। This part is also called line segment. लाइन का टुकड़ा, सेगमेंट मीन्स पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द लाइन। सपोज करने हम इसी लाइन को यहाँ किसी पॉइंट सी से किसी पॉइंट बी तक अगर हम लोग इसको ब्रेक कर लें, इसमें से इस पार्ट को डिस्कस कर लें या इस पार्ट को उठा लिया जाए, इट इज आल्सो कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हम सबको क्लियर हो कि स्ट्रेट जॉइंट ऑफ any two points is called a line segment, या any part of the line is also called the line segment। अब यहां से ये भी क्लियर है कि हर लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर लिया जाए, ए से बी या बी से ए, तो ये उसके दो एंड पॉइंट है। तो यहां पर वो वर्ड यूज कर रहा था लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट हमारे सामने है। अब उसके बाद वो एक और वर्ड यूज कर रहा है इसमें, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इसको भी डिस्कस कर लें, फिर थ्योरम के स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। तो सपोज कर ले ये हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है और ये हमारे पास कोई लाइन है। इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पे कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। दिस लाइन एल इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, इसको दो पार्ट्स में उसने तोड़ दिया। सपोज करने इसको मैंने लाइन 1 कह दिया। ये मेरे पास कोई और लाइन आ गई। सपोज कर ले इसने भी इंटरसेक्ट किया, लाइन 2 ने भी इसको इंटरसेक्ट किया ए बी को, लेकिन हम ये कहें कि इसको इसने दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। तो लाइन 2 जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी है और दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ने वाली लाइन को बाइसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। और शॉर्टली हम लोग इसको कह सकते हैं कि बाइसेक्टर L2 इज बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। कि ये जो L2 है ये इस लाइन सेगमेंट AB का बाइसेक्टर है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी है और साथ में बाइसेक्टिंग भी है, दो हिस्सों में भी तोड़ रहा है और दो इक्वल पार्ट्स में भी तोड़ रहा है। तो इसलिए इसको बाइसेक्टिंग लाइन कहेंगे। बाय मींस टू, सेक्टर मींस पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ने वाली लाइन को हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। जबकि L1 सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन है, इट इज नॉट बाइसेक्टिंग। इस तरफ फासला कम है, इस तरफ फासला ज्यादा है, तो ये बाइसेक्टिंग नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग है।
इन दोनों के मुकाबले में अगर मैं यहाँ कोई तीसरी लाइन कंसीडर कर लूं, सपोज कर ले कि मैंने एक और लाइन कंसीडर कर ली और इसका नाम लिख दिया लाइन 3। तो लाइन 3 को भी अगर हम गौर से देखें तो लाइन 3 भी तो बाइसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग भी है, बाइसेक्टिंग भी है, दो हिस्सों में तोड़ती है और दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है। लिहाजा ये लाइन जो है लाइन 3, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन भी है, बाइसेक्टिंग लाइन भी है। लेकिन इसके अलावा भी इसके पास एक क्वालिटी है, वो ये है कि ये लाइन जो है इस AB के साथ 90 का एंगल भी बना रही, जबकि लाइन 2 जो है ये इस AB के साथ 90 का एंगल नहीं बना रही। तो ये जो लाइन 3 है इसको फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि राइट बाइसेक्टर है, इसका राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। L3 इज राइट बाइसेक्टर। तो L3 जो है वो दो काम कर रहा है, एक 90 का एंगल बना रहा है और दूसरा इसको दो बराबर पार्ट्स में तोड़ रहा है। तो इसको राइट बाइसेक्टर भी कहा जाएगा। L2 सिर्फ बाइसेक्टर है, 90 का एंगल नहीं बनाता, लेकिन L3 जो है ये राइट बाइसेक्टर है, 90 का एंगल भी बनाता है और दो इक्वल पार्ट्स में भी तोड़ता है। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट लाइक L3, जैसा कि ये L3 है, ये L3 इस लाइन सेगमेंट AB का राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। अगर सवाल के अंदर वर्ड यूज कर देता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो भी यही मतलब था। हमेशा दो लाइनें जब आपस में 90 का एंगल बनाती हैं तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे की परपेंडिकुलर कहलाती हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए लिख सकता हूं कि L3 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। L3 जो है वो इस लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर का या राइट का वर्ड यूज किया गया है। तो ये इसके अंदर जो मेन दो चीजें थी कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, बाकी बात हम लोग स्टेटमेंट के मुताबिक डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमें क्लियर है कि राइट बाइसेक्टर वो होगा जो लाइन सेगमेंट के दो हिस्से करे, बराबर हिस्से करे, इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करे और साथ में उसके ऊपर 90 का एंगल बनाए। तो अब हम स्टेटमेंट के मुताबिक थोड़ा सा बात को मजीद समझते हैं। कोई भी थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट सबसे अहम होता है। स्टेटमेंट हमेशा आपको गिवन देगा और स्टेटमेंट हमेशा आपको टू प्रूफ देगा कि इस स्टेटमेंट में गिवन क्या है और इस स्टेटमेंट में प्रूफ क्या करना है। यहां पर आपके सामने एक वर्ड यूज कर रहा है इज। नॉर्मली तो ऐसा है कि थ्योरम का स्टेटमेंट नॉर्मली इफ से स्टार्ट होता है और दरमियान में देन आता है। तो इफ के साथ जो कुछ होता है वो गिवन होता है और देन के बाद जो कुछ होता है वो टू प्रूव होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर ना इफ है ना देन है। तो ये जो इज होता है, ये इज हमेशा सेंटेंस के दो हिस्से करता है, एक इससे पहले का है और एक इसके बाद का है। ये जो इसके पहले होगा, जो कुछ इससे पहले हो वो सारे का सारा आपको गिवन होगा और जो इसके बाद है वो आपने टू प्रूव करना है, साबित करना है। अब हम देखते हैं कि इससे पहले जो है वो कह रहा है एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, जो कि राइट बाइसेक्टर पर हो। और अभी हमने पढ़ा बाइसेक्टर दो पार्ट्स करने वाले को कहते हैं और राइट बाइसेक्टर जो 90 का एंगल भी बनाए और दो इक्वल पार्ट्स भी करे ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो इस स्टेटमेंट से आपने सबसे पहला काम ये करना है, फिगर बनानी है। तो फिगर हमारे सामने, हम रफ में फिगर बनाते हैं। ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का नाम हम लोगों ने AB रख लिया, लाइन सेगमेंट AB। अब इसका हम लोग एक राइट बाइसेक्टर ले लेते हैं। तो ये हमने सपोज कर ले इसका एक राइट बाइसेक्टर रख लिया, इसका नाम हमने रख लिया LM। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन ये जिन दो पॉइंट से गुजर रहा है उसको हम लोगों ने LM कह दिया है कि ये राइट बाइसेक्टर LM है और जो इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है और किस पॉइंट पे तोड़ रहा है वो भी मेंशन कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये इसको पॉइंट C पे बाइसेक्ट करता है
और अगर ये पॉइंट सी पे इसको बाइसेक्ट करता है तो ए से सी का फासला और बी से सी का फासला इक्वल होगा, क्योंकि हमारे सामने हमने इसके अंदर वर्ड यूज किया बाइसेक्टर का, और अगर ये बाइसेक्टर है तो इसके दो इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। सो नाउ वी हैव a line segment AB and a line LM which bisecting AB at C and it is perpendicular to C, perpendicular to AB at point C. अब साथ साथ ये भी है कि ये यहां पर 90 का एंगल बनाता है। तो अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और एक उसका राइट बाइसेक्टर है। वर्डिंग के मुताबिक एनी पॉइंट, अब इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, सपोज कर ले यहां हमने कोई पॉइंट ले लिया P। अब ये P पॉइंट जो है ये राइट बाइसेक्टर पर है, किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर है। तो ये तो इज से पहले का सारा स्टेटमेंट हमने ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस कर दिया। इसके बाद कह रहा है इज इक्विडिस्टेंट, एक जैसे फासले पर है, फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट के जो दो एंड पॉइंट्स हैं उनसे इस P का फासला, P से A का फासला और P से B का फासला, ये फासला इक्वल है, ये बात हमने साबित कर दी है। तो अब इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जरा देखें कि स्टेट थ्योरम हमेशा 6 चीजों पे कंसिस्ट होता है, उसके 6 उसके अंदर टर्म्स होती हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट हमने देख लिया। स्टेटमेंट को देखकर हम फिगर बनाते हैं। स्टेटमेंट में कहीं उसने लाइन सेगमेंट का नाम नहीं दिया, स्टेटमेंट के अंदर कहीं उसने लाइन बाइसेक्टर का या राइट बाइसेक्टर का नाम नहीं दिया, कहां बाइसेक्ट करेगा नाम नहीं दिया, ये सब आप अपनी तरफ से फिगर में शामिल करते हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक आपने फिगर बनाई। अब स्टेटमेंट फिगर को देखकर हम लोग गिवन लिखेंगे कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है या इस फिगर के अंदर क्या गिवन है। तो गिवन के अंदर हम लोग कह सकते हैं अलाइन LM, मैं बुक का ही गिवन लिख देता हूं ताकि वर्डिंग सेम रहे और आपको याद करना आसान रहे। तो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है अलाइन LM, लाइन के ऊपर हमेशा आपने एरो बनाना है। अलाइन LM intersecting the line segment AB लाइन सेगमेंट के ऊपर आपने एक इस तरह की बार लगा देनी है, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली। लाइन सेगमेंट AB एट द पॉइंट C। एक लाइन LM है जो इंटरसेक्ट करती है AB को एट पॉइंट C, लेकिन आगे कह रहा है सच दैट, इस तरह बाइसेक्ट करती है कि A से C का डिस्टेंस जो है ये कांगुरेंट है। ये कांगुरेंट का वर्ड है, आम मैथ्स में हम लोग इक्वल का वर्ड यूज करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर हम लोग कांगुरेंट का वर्ड यूज करते हैं, इसके मतलब भी इक्वल का ही होते हैं। तो कांगुरेंट A से C का जो डिस्टेंस है ये कांगुरेंट है B से C के डिस्टेंस के, ये फासला और ये फासला बराबर है, और साथ में ये भी गिवन है कि LM इस परपेंडिकुलर, यानी 90 का एंगल बनाता है AB के ऊपर एट पॉइंट C, जैसा कि ये जाहिर है। आल्सो मजीद हम ये कह लेते हैं कि P इज अ पॉइंट ऑन LM, और ये P जो है ये कोई पॉइंट है जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो हम स्टेटमेंट से फिगर बनाते हैं, स्टेटमेंट और फिगर को देखकर हम लोग हमेशा गिवन लिखते हैं। उसके बाद हमने ये बताना है कि इस स्टेटमेंट का, इस सारे के मुताबिक हमने साबित क्या करना है। इस टोटल के अंदर हमने साबित करना है कि P से A का जो लाइन सेगमेंट है, इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है या इसकी जो लेंथ है P से A का फासला, ये कांगुरेंट है P से B के फासले के। ये आपके सामने, ये हमने साबित करना है। अब ये टोटल हम लोग 4 चीजें इसमें कर चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, फिगर ऑफ द थ्योरम, गिवन एंड टू प्रूव।
अब ये जो कुछ साबित करना है, क्या वो इसी फिगर से मुमकिन है? अगर इसी फिगर से मुमकिन है तो ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे। अगर इस फिगर से मुमकिन नहीं है तो इसके अंदर हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ शामिल करना है, कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के नाम पर, जो इस ज्योमेट्री को हमारे लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने में हमारे लिए मददगार साबित हो। कंस्ट्रक्शन में हम जस्ट ये कर लेते हैं कि ज्वाइन कर देते हैं P को A से और B से। P को A से जोड़ लें, इसी तरह P को B से जोड़ लें, और अपनी आसानी के लिए लेबल द एंगल्स। इसमें अगर कोई आप एंगल को लेबल करना चाहते हैं, सपोज करें मैंने अपनी आसानी के लिए इस एंगल को, एंगल ACP को एंगल 1 कह दिया, और एंगल BCP को मैंने अपनी आसानी के लिए एंगल 2 कह दिया। ये हमने किया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने ये कंस्ट्रक्शन क्यों की, इसका एडवांटेज क्या होगा? तो इसका फायदा ये है कि हम लोग इस कंस्ट्रक्शन से ये फायदा हुआ कि हमारे पास दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गए। एक ट्राइंगल है ACP और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है BCP। तो ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP जब हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गए तो हम इसका एडवांटेज उठाएंगे, और वो ये है कि हम इन दो ट्राइंगल्स को आपस में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे। और जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम जो साबित करना चाहते हैं उसको साबित करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको साबित करने के लिए हम इस थ्योरम का आखिरी प्रूफ के सेगमेंट पर आते हैं। प्रूफ के अंदर हमें दो चीजें करनी होती हैं। अपनी कुछ बातें यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट्स कहेंगे, और हर स्टेटमेंट के कोरिस्पोंडिंग हम कोई रीजन देंगे। स्टेटमेंट एंड रीजन का सेक्शन होगा ये थ्योरम का आखिरी पार्ट होता है। पहला पार्ट थ्योरम का स्टेटमेंट, दूसरा फिगर, तीसरा गिवन, चौथा टू प्रूव, पांचवा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कभी करनी पड़ेगी कभी नहीं, और ये छठा पार्ट इसका होता है प्रूफ। अब इस फिगर को, इस सारी चीज को आप लोगों ने आपस में इनको प्रूफ करने के लिए इन दो ट्राइंगल्स को हमारी कोशिश है कि हम इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करें। तो इन ट्राइंगल ACP कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल BCP, ये दो ट्राइंगल के दरमियान जब आप कोरेस्पोंडेंस करते हैं, उनके एलिमेंट्स को आपस में आप कंपेयर करते हैं। हर ट्राइंगल के पास 6 एलिमेंट होते हैं, 3 उस ट्राइंगल की साइड्स होती हैं और 3 उस ट्राइंगल के एंगल होते हैं। तो हम इस ट्राइंगल के 6 एलिमेंट को और इस ट्राइंगल के 6 एलिमेंट को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ पोस्टुलेट से, कुछ रिजल्ट से, जिनकी बेस पे हम इसको और शॉर्टली इस ट्राइंगल की 3 चीजें और इस ट्राइंगल की 3 चीजें किसी तरह हम लोग इक्वल करेंगे, तो उसके बाद हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इन ट्राइंगल में जो जो चीजें कॉन्ग्रुएंट हो उनको जरा ध्यान से देखें। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइंगल ACP के अंदर A से C जो है ये कॉन्ग्रुएंट है B से C के। इस बात का पता हमें कैसे चला, इसका यहाँ रीजन लिखना है। A से C का फासला B से C के फासले के बराबर क्यों है, इसका रीजन लिखें। तो इसके रीजन में हम काफी कुछ चीजें कह सकते हैं। एक तो ये है कि हमने गिवन में कहा हुआ है A से C कॉन्ग्रुएंट है B से C। आप जस्ट यहाँ लिख सकते हैं गिवन, या अगर आप इसको यहाँ दोबारा बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं RLM बाइसेक्टिंग AB at C। हमने गिवन में लिखा था LM जो है ये इसको बाइसेक्ट करती है लाइन सेगमेंट AB को C के ऊपर, तो इसलिए ये दो फासले इक्वल होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ गिवन लिख दें और गिवन में ये बात मेंशन की हुई है तो भी ठीक है। डिटेल से रीजन दोबारा लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एंगल 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक जितने हैं। रीजन क्या देंगे, हम कह सकते हैं ईच इज राइट एंगल, ईच इज राइट एंगल।
हर एक राइट एंगल है यानी 90 का है, या आप इसके रीजन में भी कह सकते हैं गिवन, इसके रीजन में भी कहा जा सकता है गिवन। गिवन क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है LM इज परपेंडिकुलर टू AB। LM इसके ऊपर परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर था मतलब 90 का एंगल बनाता है, तो इधर भी 90 है और इधर भी 90, तो ये चीज भी कॉन्ग्रुएंट। तीसरी चीज हम इसमें कह सकते हैं कि P से C इज कॉन्ग्रुएंट टू P टू C। आपके सामने P से C ये जितनी लेंथ इस ट्राइंगल के अंदर यूज हो रही है, जितनी हाइट यहां से यहां तक इस ट्राइंगल के लिए है, उतनी ही हाइट P से C की इस ट्राइंगल में यूज हो रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि P से C दोनों साइडों पर कॉन्ग्रुएंट है। रीजन हम कह सकते हैं कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है, दोनों में एक जैसा इस्तेमाल हुआ। तो आपके सामने हम इस ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स को और उस ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर चुके। अगर ऐसा हो जाए तो आप कह सकते हैं हेंस या दिस इंप्लाइज, इस सूरत में, या आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP। इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और रीजन में हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड। देखें इस ट्राइंगल की एक साइड, इस ट्राइंगल की एक साइड, इस ट्राइंगल का एंगल, इस ट्राइंगल का एंगल, इस ट्राइंगल की साइड और इसी ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की वही एक साइड। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इसमें शर्त ये होती है इस पोस्टुलेट में कि ये जो एंगल है, शर्त ये है कि ये एंगल इन्हीं दोनों साइडों के दरमियान में बना हो, इन दो साइडों के दरमियान में, जिन दो साइडों को आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो याद रखें कि जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट आप मान लें, दो चीजों को इक्वल मान लें, तो उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स से मुराद ये है कि जो जिससे मुताबिकत रखता हो वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर ये कहूं कि ये मेरे दोनों हाथ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर अगर ये दोनों हाथ अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स, अंगूठा इस अंगूठे के बराबर होगा, ये शहादत वाली उंगली इसके बराबर होगी, इसी तरह ये सारी चीजें अपने अपने, अगर मैं इसको यहां से फोल्ड करूं तो हर चीज अपने कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स पे जाएगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो आप यूं समझिए, इसको अगर आप इधर फोल्ड करें तो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट पर आएगा वो उसका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है। तो क्लियरली P से B जो है ये लाइन सेगमेंट आ जाएगा P से A के ऊपर। तो हम यहां पर कहेंगे दिस इंप्लाइज P to A इज कॉन्ग्रुएंट टू P to B, और रीजन में आप लिख देंगे कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और यहां पर आपके सामने ये रिजल्ट प्रूव हो गया। कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए उनकी साइडें जो आपस में मुताबिकत रखती हैं, उसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि ये साइडें भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये थ्योरम आपके सामने है। थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट उसका स्टेटमेंट को समझना होता है। पेपर के अंदर कोई थ्योरम का नंबर नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट आएगा और उस स्टेटमेंट से आपने सारी चीजें खुद से करनी है। होप सो कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। इस थ्योरम की इंपॉर्टेंस ये है कि इसको समझना और इसके स्टेटमेंट को याद रखना इसलिए भी जरूरी है कि यही थ्योरम और इसका स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट थ्योरम में यूज होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम्स को समझने के लिए थ्योरम नंबर 12.2 को 12.3 को समझने के लिए जरूरी है हमें थ्योरम नंबर 1 और उसका स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड तमाम चीजें अच्छी तरह अंडरस्टैंड की हुई हों। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।